स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट कल कंप्लीट कर लिया था। अब पार्ट सेकंड ये बताया गया है कि इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो कैसे काम करता है। इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, यानी जो या हम कहें कि इंडिया का फेडरल सिस्टम है ये इंडिया को एक फेडरल कंट्री कैसे बनाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो कल हमने की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में पढ़ लिया था। तो देखते हैं आगे। इंडिया का फेडरल सिस्टम बना कैसे है। यहां 3 लेवल्स की गवर्नमेंट है। कौन कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट है। तो यानी 3 लेवल्स की गवर्नमेंट हो गई। लेकिन हमने की फीचर्स में क्या पढ़ा था? की फीचर्स में हमने देखा था कि वहां 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहां तो 3 लेवल की गवर्नमेंट है। तो हमारा भी तो एक फेडरल सिस्टम है, क्योंकि 3 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा लेवल की है। बिल्कुल एक फेडरल सिस्टम बना। 3 लेवल्स की गवर्नमेंट है। अगला ईच लेवल जो है, हर लेवल है, सबके पास अपनी पावर है, अपनी जुरिस्डिक्शन है। ये भी हमने पॉइंट कल देखा था की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे लोकल गवर्नमेंट है, उनके पास भी पावर है टैक्स जो है वो इम्पोज करने की, अपने अपने एरिया में, अपने अपने फील्ड में टैक्स लगाने की, कुछ मैटर्स रिजॉल्व करने की, यानी पब्लिक इशू को जो है डिस्कस करने की। तो हर लेवल की जो गवर्नमेंट है उनके पास अपनी पावर है और अपना जुरिस्डिक्शन है, अधिकार है, राइट है अपने अपने मैटर में, अपने मैटर्स में इनके पास अधिकार है। और इंडिया का फेडरल सिस्टम कैसे वर्क करता है? इंडिया में 2 हाउसेज है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। कौन कौन सी हाउसेज? लोकसभा एंड राज्यसभा। 2 हाउसेज है हमारे पार्लियामेंट में, 2 हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ऐसे जो है हमारा फेडरल सिस्टम काम कर रहा है। आर्टिकल 371 है जो स्पेशल स्टेटस देता है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। इन स्टेट्स को आर्टिकल 371 के तहत कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है। जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से टैक्स जो है वो लेती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास इनकम बन रही है, स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा कमाया तो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। लेकिन ये जो स्टेट्स हैं इनके पास, ये पुअर स्टेट्स हैं, इसलिए इनसे कुछ कम परसेंटेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी इनसे, और बिजली पानी जो है यहाँ पर और सस्ती दी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे जो है कुछ प्रावधान इनको दिए जाते हैं, स्टेटस दिए जाते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 371। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को किस आर्टिकल के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया है? आर्टिकल 371। MCQ का क्वेश्चन बनेगा ये। इसके बाद जो यहाँ इंडिया में जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज में जो मेनली कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन पुडुचेरी और दिल्ली ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहां पर उनकी खुद की स्टेट गवर्नमेंट, खुद की वहां पर जो है गवर्नमेंट है, विधानसभा है, हम कहें तो वहां विधानसभा है यूनियन टेरिटरीज में। लेकिन मेनली जो यूनियन टेरिटरीज में होता क्या है, वहां यूनियन गवर्नमेंट का शासन होता है। उस टेरिटरी में यूनियन गवर्नमेंट या हम कहें सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन होता है। और इन यूनियन टेरिटरीज के पास बहुत कम पावर होती है। जितनी पावर स्टेट्स के पास है, सीएम के पास पावर है, उतनी पावर इनके पास नहीं होती है, क्योंकि इनका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है। और इंडिया का फेडरल सिस्टम कैसे काम कर रहा है? यहां इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यह भी हमने की फीचर में देखा था कल। इसके बाद यह भी हमने कल देखा था कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो फंडामेंटल राइट्स में, पावर शेयरिंग में अकेले बदलाव नहीं कर सकती। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लोकसभा और राज्यसभा है, वहां से 2/3 मेंबर्स को पहले अप्रूवल देना पड़ेगा। फिर इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, उनके हाफ जो स्टेट्स हैं 28 से, यानी कि लगभग 14 स्टेट्स हैं, वो भी अप्रूव करें, तब जाकर जो है फंडामेंटल राइट्स, पावर शेयरिंग जैसे जो है इनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसको इतना टिपिकल बना दिया है ताकि जल्दी से परिवर्तन ना किया जाए, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएंगे। ऑपोजिशन पार्टीज है उनको बैन किया जा सकता है।
इसलिए जो है इस प्रोसेस को टफ बना दिया गया है। तो हम सीधी बात कहें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स, पावर शेयरिंग को अकेले परिवर्तन नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट चेंजेस करेगी तो कम से कम आधे स्टेट से उनको जो अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो टिपिकल प्रोसेस है ये। जो ईच लेवल की गवर्नमेंट है वो अपने अपने क्षेत्र में टैक्सेस वगैरह लगाई रही है, इंप्लीमेंट करती ही है, ये भी इनको अधिकार है। जैसे नगर पालिका हम बात करें, हमारा खुद का घर है, पट्टा बनवाया हुआ है, तब भी जो कुछ एरिया के अकॉर्डिंग, जिसका जितना बड़ा एरिया उतना जो है नगर पालिका ईयरली जो कुछ चार्जेस लेती है। तो नगर पालिका जो म्युनिसिपैलिटी का पार्ट है ये भी टैक्स इंप्लीमेंट करती है, इसको भी अपने क्षेत्र में जो है टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है। और हमारा फेडरल सिस्टम कैसे रन करता है, यहां 3 लिस्ट जो है वो बनाई गई। अब जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने 3 लिस्ट तैयार की थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसी को ही अब हम आगे यहां पढ़ेंगे। यूनियन लिस्ट में क्या है, यहां पर किसका कंट्रोल होगा, यूनियन कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग यहां पर जो है इन मैटर्स को, इन अफेयर्स को देखेगी। जैसे डिफेंस जो मामला है उसकी जिम्मेवारी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। यूनियन लिस्ट का पार्ट है ये। डिफेंस से रिलेटेड जितने भी मैटर है उस पर डिस्कस करना, लॉ बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। फॉरेन अफेयर्स, अब ये थोड़ी है कि राजस्थान का सीएम है वो जाकर पाकिस्तान के साथ अपने जो है रिलेशंस टाई करेगा, नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि हमें किस कंट्री के साथ जो है अपने रिलेशंस अच्छे करने हैं, किसके साथ हमें ट्रेड करना है, किसके साथ जो हमें ट्रेड नहीं करना है। तो ये जो मैटर्स है फॉरेन अफेयर्स हम बात करें। बैंकिंग से रिलेटेड, जैसे हाल ही में अब जो है पॉलीमर के नोट्स आने वाले हैं, प्लास्टिक नोट्स आने वाले हैं, तो किसने डिसाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी ना कहेगी कि नहीं हम तो प्लास्टिक नोट यूज नहीं करते, ऐसा नहीं होगा। बैंकिंग से रिलेटेड जो ये व्यवस्था है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, यूनियन लिस्ट में है। तो ये कोई 2-3 एग्जांपल यहां दे रखे हैं, बाकी बुक्स में आप देख लेना। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लिस्ट तैयार की गई। जैसे एग्जांपल के लिए पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, अलग अलग स्टेट की पुलिस है। तो पुलिस के मैटर से रिलेटेड कौन जो काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। और कौन सी लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड, किसी स्टेट में बीज सस्ते हैं, किसी स्टेट में बिजली पानी फ्री है किसानों को, और किसी स्टेट में टैक्स लग रहा है किसानों को जो है इस पर, बिजली और पानी पर। बीज महंगे हैं, यूरिया, खाद, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स जो है ये महंगे हैं, किसी स्टेट में सस्ते हैं। तो वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ये कि कैसे कैसे इस मैटर्स को संभालेगी। तो स्टेट लिस्ट हो गया। 3rd नंबर की लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। पहले देखो, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट लिस्ट में सेंटर प्लस स्टेट दोनों गवर्नमेंट देखेगी। यहां कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों देखेगी इस मैटर्स को। जैसे एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था ये 2009 में, जो है 2010-11 तक जाके हर स्टेट्स में इसको लागू कर दिया गया था। लेकिन अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने एजुकेशन से रिलेटेड रिफॉर्म करती रहती है, सुधार करती रहती है। जैसे राजस्थान में बात करें 9 to 12 गर्ल्स के लिए, जो गर्ल्स आरटी में पढ़कर आई थी, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, सिर्फ राजस्थान की जो ये स्कीम है जिसमें गर्ल्स को जो है फ्री में एजुकेशन दी गई। तो एजुकेशन मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियम कानून बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी नियम कानून बनाएंगे। कभी कभी ऐसा हो स्टेट गवर्नमेंट इधर से अपने कानून बना रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कानून बना रहे हैं, दोनों में झगड़ा हो जाए, तो किसकी चलेगी फिर, सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। क्योंकि हमने अपने फेडरल सिस्टम में देखा था कि हमारे यहां पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। यूएसए में हमने देखा था वहां स्टेट पावरफुल थे, तो हमारे यहां सेंट्रल ज्यादा पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, विवाद हो जाए कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी दोनों में पार्ट, दोनों का जो है स्टेट और सेंट्रल दोनों के अंडर में आता है फॉरेस्ट मामला। जैसे नेशनल पार्क किसके कंट्रोल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो यानी
फॉरेस्ट जो है सेंट्रल का मामला भी है, स्टेट का मामला भी है, तो इसको कंकरेंट लिस्ट में रख दिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने ये 3 लिस्ट तैयार कर दी थी जब हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। लेकिन आगे चलकर इन मेंबर्स को पता था कि आने वाले समय में बहुत बदलाव होगा, दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। फिर चलकर इन मेंबर्स ने कहा कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट बनाकर छोड़ रहे हैं, हम एक सब्जेक्ट बना देते हैं रेज्यूडरी सब्जेक्ट। रेज्यूडरी सब्जेक्ट्स कहने का मतलब कि इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी मामले हो, मीडिया से रिलेटेड जितने भी मामले हो, उन सब पर नियम कानून बनाने का अधिकार, कंट्रोल करने का अधिकार किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां पर अधिकार होगा। इसमें कुछ जो सब्जेक्ट्स है ना उस समय नहीं ऐड किए गए थे, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, यानी जो हम बात करें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था जब तक, तब तक हमारे यहाँ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, आईटी टेक्नोलॉजीज ये सारी नहीं थी, सोशल मीडिया ये सब कुछ नहीं था। लेकिन मेंबर्स को पता था कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव होगा। इस कारण से इन मेंबर्स ने एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया, रेज्यूडरी सब्जेक्ट, जिसमें कहा कि आने वाले समय में जितने भी बदलाव हों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर नियम कानून बनाए। आगे चलकर कंप्यूटर जैसी जो चीज़ें हैं, इसमें कोई भी बदलाव करना हो, नियम बनाना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सोशल मीडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है ना। सोशल मीडिया जो ऐप्स वगैरह होती है, ये चीज़ें बैन कर रही है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी कर रही है बैन। चाइनीज़ ऐप थे और ड्रीम 11 जैसे ऐप थे, किसने किया बैन? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि रेज्यूडरी सब्जेक्ट में किसको पावर दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो मैंने छोड़ रखा है, वो थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, वो हम कल करेंगे। उसके बाद कुछ छोटे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? गठबंधन की सरकार। जब कोई किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तब वो किसी 2 या 2 से ज्यादा पार्टियों के साथ अलायंस करती है, मतलब मिल जाती है, मिलाती है, मतलब एक प्रकार से कहे भीख मांगती है सरकार बनाने के लिए, तो उसे कहेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि हमारी लोकसभा में कितनी सीट्स है टोटल? 543। सर देखने के मिनट, ये आ रहा है क्या? 543। ओके स्टूडेंट्स, 543 सीट्स है कहाँ? हमारी लोकसभा में। जब हम बात करें कि 543 में से कितनी सीट्स जो है किसी पार्टी को चाहिए जीतने के लिए? 272 सीट्स। अगर किसी पार्टी को 272 सीट्स मिल जाती है तो वो अपनी सरकार बना लेगी। वो कैसी सरकार बनेगी? मेजॉरिटी। लेकिन इस बार बीजेपी को कितनी सीट्स मिली थी? 240। चाहिए कितनी थी? 270। मिली कितनी? 240। कितने कम रह गए? 32 सीट्स कम रह गए, तो सरकार तो बनेगी नहीं। फिर बीजेपी ने क्या किया? तमिलनाडु, बिहार और एक आधे और स्टेट्स के साथ जाकर भीख मांगी, अलायंस किया, बुलाया उनको, आओ हमारे गठबंधन वाले। अब बीजेपी का जो गठबंधन है वो उसे एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। गठबंधन किया बिहार, तमिलनाडु के जो स्टेट्स के जो क्या बोलते हैं, पार्टीज, स्टेट पार्टीज है, स्टेट पार्टीज को, जैसे बिहार की जेडीयू, तमिलनाडु की टीडीपी पार्टी थी, तमिल देशम पार्टी, बुलाया उनको, कहा मिलो हमारे साथ, मिलकर एनडीए की सरकार बनाएंगे। अब बीजेपी सरकार नहीं है वर्तमान में, एनडीए सरकार है, क्योंकि कोएलिशन, जब कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाती है उसको एनडीए बोलेंगे जब बीजेपी यहां पर मेन रोल हो, क्योंकि बीजेपी के पास 240 सीट्स है और बीजेपी ने बाकी जो पार्टीज है उनको बुलाया, बुलाने के बाद 290 या जो है 292 ऐसी कुछ सीट्स हो गई थी, तो चाहिए थी 272, अब हो गई 290। बीजेपी के पास खुद के पास 240 सीट्स थी, भीख मांगने के बाद 290 हो गई। लेकिन एक पार्टी की सरकार नहीं है, 2-3 पार्टियां मिलकर सरकार बना रही है, बस 2 या 3 पार्टियां मिलकर सरकार बना दे उसको बोल देंगे कोएलिशन गवर्नमेंट। वापस से ये देखना, हमारी लोकसभा में 543 सीट्स है, किसी पार्टी को मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने के लिए, मेजॉरिटी गवर्नमेंट चलाने के लिए 272 सीट्स चाहिए। जैसे 2019 में बीजेपी को कितनी सीट्स मिली थी? 303 सीट्स मिली थी। 2019 में 303 सीट्स मिली थी, चाहिए कितनी थी?
272 मिल गई कितनी 303, बन गई मेजोरिटी गवर्नमेंट, भीख नहीं मांगनी पड़ी। लेकिन 2024 में क्या हुआ, मिली 240 सीट, भीख मांगा, भीख मांगने के बाद 290 हो गई, 290 हो गई। तो भीख मांगकर जो सरकार बनती है उसको ही कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि सही शब्दों में कहें अलायंस करना, गठबंधन सरकार। तो कोएलिशन गवर्नमेंट कहने का मतलब जब किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले तब वो 2 या 2 से ज्यादा पार्टियों के साथ अलायंस करेगी, तब जाके जो सरकार बनेगी उस सरकार को कहेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब इधर देखना, सेंटर से जब पावर बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट की जाए, यानी कि एरो जो बाहर की तरफ जा रही है, सेंटर के पास पावर है, इस पावर को बाहर भेजा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इसी प्रोसेस को तो डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। सेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब कि सारी चीजें सेंटर में आए तो सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जब सेंटर से बाहर की तरफ जाए, कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी। और 1992 में फिर क्या हुआ, 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को छीनकर लोकल गवर्नमेंट को दिया गया। अब जैसे राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे वार्ड है, तो उन वार्ड्स को भी तो पावर दी गई है, वार्ड मेंबर्स को, सरपंच है उनको भी तो पावर दी गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर छीनकर, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर छीनकर लोकल बॉडीज को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, उसी को ही बोला गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। यह प्रोसेस हुआ कब, 1992 में, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नंबर 73rd और 74th। इसके तहत गांवों में, 73rd के तहत गांवों में और 74th के तहत शहरों में जो है यह व्यवस्था अपनी बन गई। कैसी व्यवस्था, लोकल गवर्नमेंट वाली व्यवस्था। तो 1992 में जब लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई थी या लोकल बॉडीज एस्टैब्लिश की गई थी, इसी को ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोला गया है। और उसी समय महिलाओं को 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन दे दिया गया। लोकल बॉडीज में, वार्ड मेंबर्स में महिलाओं को 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन दे दिया गया। एग्जांपल के लिए हम बात करें, हमारे वार्ड में 35, हमारी सिटी है वहां 35 वार्ड है। 35 वार्ड में से 1/3 कितना हो जाएगा, 33%, लगभग 11 पॉइंट समथिंग, 12 वार्ड्स। तो 35 में से 12 वार्ड्स में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दी गई, यानी 35 में से 12 वार्ड्स में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं पार्टिसिपेट करेगी। वो ऐसा जो प्रोसेस है कब किया गया, 1992 में महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन कर दिया गया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें अब हम इरेज करके देखते हैं कि महिलाओं के लिए कितनी सीट्स का रिजर्वेशन, 1/3 सीट्स। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कब, 1992 में। कोएलिशन गवर्नमेंट कहने का मतलब मेजोरिटी पार्टी को, जब किसी मेजोरिटी पार्टी की सरकार ना बने तब वो किसी 2 या 2 से ज्यादा पार्टी के साथ जाकर जो है वो अलायंस करेगी, तब जो सरकार बनेगी वो गठबंधन सरकार या कोएलिशन गवर्नमेंट कहलाएगी। ऐसे ही हमने कुछ लिस्ट देखे, ये जो है हमने इधर कुछ की फीचर्स देखे हमारे फेडरलिज्म के, या जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो कैसे बनता है। तो पार्ट 2 में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ कवर कर लिया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। यदि आपको हमारा प्रयास जो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।